हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम है जो कल से आपके शुरू होने वाले हैं और नोटिफिकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन आपको मिल रहे हैं। तो आज ही यानी कि कल रात को है जो आपका आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फ़िलहाल के लिए 10,200 समथिंग कोई वैकेंसी आई है आपकी, और बहुत सारे बैंकों ने अभी तक है जो रिपोर्ट नहीं किया है। तो यानी कि इस बार भी वैकेंसी आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये समझना है अराउंड 15,000 के आसपास आपकी वैकेंसी हो जाएगी फाइनल सिलेक्शन तक। तो इस हिसाब से है जो आपको इस साल है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। अब इसके बाद में एसबीआई क्लर्क है तो उसमें भी आपके 5 डिजिट की वैकेंसी आएगी। तो यानी कि ये साल बहुत ही अच्छा है, तो दिन रात लग जाइए, मेहनत कीजिए ताकि इस बार है जो आप सिलेक्शन ले सकें और यहाँ पे अपने फैमिली के जो भी सपने हैं उनको पूरा कर पाएँ। तो उसी यहाँ पे सीरीज़ में यहाँ पे अपन जो इंग्लिश मेंस है, जो आपका इंग्लिश मेंस विजेता चेकलिस्ट है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये चेकलिस्ट नंबर 34 है। इससे पहले अपन ने 33 मैगज़ीन कर दी है। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और जाके कंप्लीट कीजिए इनको। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जितने भी फ्री आपके टेस्ट होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो सब मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे डेली अपडेट करता रहता हूँ ताकि आप उनको दें, अपनी रैंक चेक करें ऑल इंडिया कितनी है। ठीक है ना, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए आज है अपना यहाँ पे फिलर की क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, आपको यहाँ पे 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, साथ में एक ब्लैंक है उनके बीच में, और सब में है जो आपको यहाँ पे, ठीक है ना, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हर क्वेश्चन में यहाँ पे 2 पैराग्राफ है और एक ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन आउट ऑफ 4 ऑप्शन गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, उन चारों में से सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन है जो फिल करेगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है, टेकिंग इनटू कंसिडर द कंसिस्टेंसी एंड compatibility ऑफ द 2 पैराग्राफ्स। यानी कि आपको यहाँ पे ये बोला है कि दोनों पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैच होना चाहिए वो, ठीक है ना, उस हिसाब से आपको फिल करना है। और अगर कोई भी आपका अप्रोप्रिएट फिल नहीं होता तो आपको ऑप्शन नंबर ई लगा देना। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आपको ये बोला है कि आपको इन दोनों पैराग्राफ को रीड करना है और उन दोनों के कॉन्टेक्ट के हिसाब से देखना कि यहाँ पे क्या आ सकता है आपका इन चारों में से। तो इन चारों में से जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। अगर कोई नहीं आएगा तो आपको फिर ये ई वाला टिक करना है। करने के तरीके क्या है देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे इन दोनों पैराग्राफ को जो भी दे रखे हैं इनको रीड करेंगे। रीड करने के बाद में इनकी टोन समझेंगे। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे टोन को कैसे अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो कि ए में आपको है जो यहाँ पे पॉजिटिव टोन दे रखी है, सी में अगर आपको नेगेटिव टोन दे रखी है, ठीक है ना, तो बी में आपका कोई ना कोई कनेक्टर आएगा। ठीक है ना, बी में कोई ना कोई कनेक्टर आएगा जो आपका टोन को क्या करेगा, अपोजिट कर देगा। इस तरह से सोच सकते हैं। फिर है अगर दोनों में पॉजिटिव टोन आ रही है तो इसका मतलब है, नॉर्मल बात है कि यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और दोनों में अगर नेगेटिव टोन आ रही है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, फिर कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे अपन, क्या इन दोनों में बात की गई उसी बारे में बात है या नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये पूरा अपन रीड करेंगे और इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तब जाके ये आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो बस एक रीडिंग आनी चाहिए आपको यहाँ पे और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत। देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं कैसे करेंगे अपन इसको, तो एक बार समझते हैं और आपको भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले अपन रीड करते हैं इनको, क्या बोला है आपका यहाँ पे। तो देखिए आपको बोला है यहाँ पे द लेटेस्ट परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि PMI है ऑफ इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड द सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स फॉर द इकोनॉमिक्स बॉर्डर सर्विस सेक्टर फ्रॉम S&P ग्लोबल। ठीक है ना, यहाँ पे आपको बोला जो अभी नई नई जो यहाँ पे परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स की जो यहाँ पे, ठीक है ना, जो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स हैं, ठीक है, उनकी है जो यहाँ पे एक इंडेक्स आई है। ठीक है, इकोनॉमिक्स बॉर्डर सर्विस की कौन लेके आया, S&P ग्लोबल लेके आया है। पोस्ट ए सॉफ्टनिंग इन मोमेंटम इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसने यहाँ पे क्या किया है कि जो पोस्ट किया यानी कि उन्होंने यहाँ पे बताया है सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे
एक तो सॉफ्टनिंग का मतलब वो नहीं है, यहाँ पे है इकोनॉमिक सॉफ्टनिंग होने का मतलब एक तरह से क्या हो जाना, जो आपकी इकोनॉमी चल रही थी अच्छी खासी, उसमें थोड़ा सा क्या आ गया, कमी आ गया। एक तरह से ये नेगेटिव यहाँ पे बता रहा, सॉफ्ट होने का मतलब है, ठीक है ना, कि मोमेंटम, यानी कि जो जितनी स्पीड से जो यहाँ पे ग्रोथ हो रही थी, अब वो क्या हो गई, कम हो गई है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है ना। तो जितनी भी आपकी ग्रोथ हो रही थी पहले बहुत ही अच्छी स्पीड से हो रही थी, तो अब वो स्पीड है जो आपकी स्लो डाउन हो गई है। तो ये सॉफ्टनिंग है आपका यहाँ पे, इससे अपने को पता चल गया है कि ये आपका जो पैरा है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रीड करना। अब देखिए सी वाला अपन रीड करते हैं यहाँ पे, ऑन द सर्विस फ्रंट द इंडेक्स सिग्नल द एक्सपेंशन इन आउटपुट डिक्लेरेशन टू ए 3 मंथ लो। अब देखो यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे आपका सर्विस फ्रंट है, यानी कि जितने भी सर्विस सेक्टर हैं आपके यहाँ पे, उनमें ये जो इंडेक्स है ये सिग्नल देता है जो एक्सपेंशन है, ठीक है ना, कि एक्सपेंशन है यहाँ पे आउटपुट डिक्लेरेशन में, वो 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गए हैं। देखो अगेन यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है ना, ड्रैग्ड डाउन बाय एक्टिविटी इन द ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे आपको बोला है, ठीक है ना, कि अब इनमें कमी हुई उनके कारण है। देखो यहाँ पे ड्रैग डाउन बाय एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटी कारण हुई, ट्रांसपोर्ट है, इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन सेक्टर्स है, रजिस्टरिंग ए सिक्वेंशियल स्लो डाउन। तो इनके कारण है जो इन सारे सेक्टर में भी क्या हुई है, यहाँ पे स्लो डाउन हुआ है, यानी कि इनमें भी जितनी ग्रोथ हो रही थी, जितनी स्पीड से एक मोमेंटम चल रहा था, वो भी आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ से अपन समझे कि दोनों में आपकी नेगेटिव टोन है, तो यानी कि यहाँ पे बीच में भी आपका नेगेटिव टोन वाला कुछ न कुछ आएगा, और कॉन्टेक्स्ट रहेगा ये जो अपना यहाँ पे आया है, ठीक है ना, ये जो इंडेक्स आई है PMI, इसी के रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले द परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स इज ए पावरफुल टूल। अब ये तो बोल रहा है यहाँ पे कि ये पावरफुल टूल है, ठीक है ना, जो इनेबल करता है स्टॉक होल्डर्स को एक्सेस द इकोनॉमिक क्लाइमेट, ठीक है ना। जो आपके यहाँ पे इसके स्टेक होल्डर्स है, उनको ये एक एक्सेस देता है इकोनॉमिक क्लाइमेट का। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, और ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है जो पोटेंशियल यानी कि बड़े बड़े रिस्क है और अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको पहचानता है, और मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, और यहाँ पे क्या करता है, उनको किस तरह से डिसीजन लेना है उनमें यहाँ पे क्या करता है, उनको सक्षम बनाता है। अब यहाँ पे देखो समझो, अब ये परचेसिंग मैनेजर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ऐसे देख के टिक नहीं करना आपको, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी। यहाँ पे तो देखो आपको बोला है कि एक्टिविटी में स्लो डाउन हुआ है, ठीक है ना, यानी कि आगे भी आप बताओगे कहाँ पे कैसे स्लो डाउन हुआ है, क्यों हुआ, इस तरह की बातें होनी चाहिए। पर इसमें तो आपको यहाँ पे जो ये PMI है, ये इस इंडेक्स के बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से क्या करती है, ठीक है ना, ये तो इसके बारे में बता रहा है। पर अपना यहाँ पे मेन फोकस किस पे है, PMI नहीं है, यहाँ पे है कि इस इंडेक्स ने यहाँ पे नेगेटिव बात की है, स्लो डाउन हो रही है अपनी इकोनॉमी एक्टिविटी, उसके बारे में बात की है। पर यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है, ये PMI के बारे में यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब इसकी देनी होती तो यहाँ पे बीच में कहीं देते, ठीक है ना, बीच में कहीं देते अपन यहाँ पे, पर यहाँ पे तो आपको बोल दिया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में कोई बात होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे PMI इंडेक्स के बारे में बात होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए ये आपका A वाला नहीं होगा। आगे देखिए, आगे बोला है आपको इट्स सर्वे ऑफ अबाउट 400 मैन्युफैक्चरर्स शो दैट प्रोड्यूसिंग ग्रोथ एट मेजर प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज ईट मार्जिनली लास्ट मंथ। अब यहाँ पे बोला है कि इसने लगभग है जो 400 आपके 400 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका सर्वे करके ये पता लगाया है कि जो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन ग्रोथ है, जो मेजर यानी कि बड़े बड़े जो प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें यहाँ पे आपका क्या हुआ है, पिछले महीने की तुलना में यहाँ पे ईट हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे कमी हुई है विद जून PMI रीडिंग, ठीक है ना। और बोला है जो साथ ही आपकी जून PMI रीडिंग है, ठीक है ना, डिपिंग 57.8 फ्रॉम 58.7 इन में। तो यहाँ पे बोला कि मई के महीने में 58.7 थी, वो अब कम होकर 57.8 हो गई है। तो देखो पहले तो नेगेटिव बात हो रही है, फिर यहाँ पे PMI रिपोर्ट के बारे में बात है, और यहाँ पे बोल रहा है कि हमने भाई सर्वे किया था इतना, और यहाँ पे जो प्राइवेट फैक्ट्री है उनमें क्या हुई, कमी हुई पिछले महीने से, यानी कि कुल मिला के इकोनॉमिक एक्टिविटी में यहाँ पे क्या बता रहा, कमी बता रहा है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है, मैं यहाँ पे एक स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बात हो रही है, और यहाँ पे देखिए PMI रिपोर्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रहा है कि उसने क्या काम किया है यहाँ पे, जिससे अपने को पता चला है कि यहाँ पे और कहाँ कहाँ है जो यहाँ पे क्या हो रहा, स्लो डाउन हो रहा, सॉफ्टनिंग हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, PMI data is subject to revisions as more accurate information becomes available
दीज रिविजन्स कैन समटाइम्स सिग्निफिकेंटली अल्टर द इनिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। अब यहाँ पे बोला ये जो PMI डाटा है, ठीक है ना, ये आपका रिवीजन का मतलब क्या करता है, संशोधन के अधीन है, यानी कि इसको अपन एक्यूरेट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि और ज़्यादा अधिक अपने को एक्यूरेट यहाँ पे जानकारियाँ उपलब्ध हो सकती है, अवेलेबल हो सकती है। ये जो आपका यहाँ पे रिवीजन है, संशोधन है, ये जो रिवीजन है, कभी कभी डेटा की जो यहाँ पे इनिशियल इंटरप्रेशन यानी कि शुरुआत में जो भी यहाँ पे क्या करते हैं, डाटा को निकाल के उसकी जो भी यहाँ पे अपने को चीज़ें बताते हैं, उनको अपन बाद में क्या कर सकते हैं, इनको बदल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे तो देखो डाटा के बारे में बात हो रही है कि इस तरह से ये क्या काम करता है, कहीं भी अपने को यहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन में कुछ इसके बारे में या किसी के बारे में नहीं बताया, यानी कि ये टोन तो नेगेटिव है ही नहीं। यहाँ पे तो बोला है कि डाटा जो भी आता है उसको अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बोला है, तो ये कहीं से आपका सेंस नहीं बनाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, ये भी PMI है, ये जो इंडेक्स है इसके बारे में यहाँ पे इसी की क्या कर रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पर अपने को उसकी नीड नहीं है यहाँ पे। आगे देखिए, द NFHS इज़ ए लार्ज स्केल सर्वे कंडक्टेड बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। अब ये NFHS क्या है, क्या आपको पता है कि यहाँ पे क्या ऊपर कहीं इसकी फुल फॉर्म आई है, क्या नहीं आई है, और यहाँ पे ये हेल्थ मिनिस्ट्री आ गई आपकी, ठीक है ना, जो कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस। तो ये तो पूरा ही आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अपन तो यहाँ पे S&P की यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट उसके बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हेल्थ मिनिस्ट्री पता नहीं कहाँ से आ गया, हेल्थ और ये फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है, और ये NFHS ये पता नहीं क्या है, ठीक है ना, और पॉपुलेशन साइंस वगैरह कुछ भी कॉन्टेक्स्ट का नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस हिसाब से देखें तो B आपका एकदम क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होगा, और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने डिटेल में आपको बताया है और समझाया है किस तरह से करना है। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो विद इन 1 मिनट है जो आप क्वेश्चन का ईजिली आंसर कर पाओगे, वो भी विद एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं समझते हैं इसको भी। आपको क्या बोला है यहाँ पे, नीदर शुड कंज्यूमर्स कंप्लेन नॉर मस्ट द गवर्नमेंट वरी अबाउट द करंट स्काई रॉकेटिंग टोमेटो प्राइसेस। अब यहाँ पे बोला है कि न तो जो कस्टमर है वो कंप्लेन कर रहे हैं, और न ही है जो सरकार है उनको चिंता है कि जो टमाटर के प्राइस है आपके आसमान को छू रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, द प्राइस स्पाइरल नाउ इज टू दैट एक्सटेंड ए वन ऑफ फिनोमिनन बिकॉज ऑफ टू मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो प्राइस में उछाल आया है यहाँ पे, ठीक है ना, एक हद तक एक बार की घटना है, ठीक है ना, एक हद तक देख सकते हैं भाई एक तरह की घटना है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे एक साथ में क्या हो रही है, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे इवेंट एक साथ में हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो तो अगेन नेगेटिव टोन है, यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई टोमेटो के प्राइस में बहुत ज़्यादा आपकी क्या हो रहा है, उछाल हो रहा है। तो मेन फोकस होना चाहिए कि टमाटर के प्राइस है क्यों उछाल हो रहा है उसमें, ठीक है ना, यही आपको बताना है। जैसे यहाँ पे बताया था बहुत सारे इवेंट है जो एक साथ में हो रहे हैं, तो इसी तरह यहाँ पे भी कोई ना कोई आपको रीज़न देना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है टमाटर की प्राइस के बारे में। तो देखो यहाँ पे तो पहला बोला है आपको यहाँ पे, जो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट टिपिकली एम टू मैनेज इन्फ्लेशन थ्रू वेरियस मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। अब यहाँ पे तो बोला है आपको कि जो सेंट्रल बैंक है और गवर्नमेंट है उनका एम है, यानी कि लक्ष्य है कि वो मैनेज करे इन्फ्लेशन को बहुत सारे जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ है उनके द्वारा। जो सेंट्रल बैंक है में एडजस्ट इंटरेस्ट रेट, वो शायद है जो एडजस्ट कर सकता है, यानी कि ऊपर नीचे कर सकता है इंटरेस्ट रेट को, और यूज़ अदर टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। और वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है इन्फ्लेशन को, और जो मेंटेन कर सकता है जो प्राइस का यहाँ पे स्थिरता है, यानी कि प्राइस और ज़्यादा नहीं बढ़े, उसको यहाँ पे क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। बात हो रही है टमाटर की ओनली, ना कि यहाँ पे पूरे इन्फ्लेशन की बात हो रही है, ठीक है ना, बात सिर्फ टमाटर की हो रही। पर यहाँ पे तो टमाटर का नामो निशान नहीं है, सिर्फ इन्फ्लेशन देख के आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है कि भाई कि प्राइस कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं। यहाँ पे टमाटर की प्राइस क्यों बढ़ रही है उसके बारे में बात होनी चाहिए, तो उसका रीज़न आएगा, या उसके बारे में टमाटर के बारे में कोई ना कोई बात आएगी, यहाँ पे रीज़न बताएगा आपको, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। आगे देखिए, आगे बोला है फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, शिफ्ट इन डेमोग्राफिक, environmental concerns and changing social attitudes can all influence consumer trend and shape the demand for specific products and service। अब यहाँ पे बोला है, देखिए यहाँ पे तो अपन बोल रहे हैं कि टोमेटो के प्राइस में आपका इंक्रीज़ हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है कि ये जो फैक्टर है जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है,
जो शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में, और जो एनवायरमेंटल कंसर्न है यानी कि अपने जो पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, और जो चेंज हो रहा है सोशल एटीट्यूड्स, वो है जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना, कंज्यूमर ट्रेंड्स को, और यहाँ पे एक नया शेप देता है डिमांड को कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के और सर्विस के बारे में। अब स्पेसिफिक कौन सा, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला है कि ये सारी चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ को यहाँ पे क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है उसके प्राइस को, यहाँ पे इस तरह की बात बोली। तो देखिए अभी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, तभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टार लगा देता हूँ, ठीक है ना, कि अभी यहाँ से अपने को कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइस के इंक्रीज़ होने की उसके जो फैक्टर है उसके बारे में बात की जा रही है। आगे देखेंगे कुछ सूटेबल मिलेगा तो ठीक है। देखो, दिस टाइम द क्रॉप इटसेल्फ वाज इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ पेस्ट एंड डिजीज अटैक्स। अब बोला इस साल है जो क्रॉप है जो खुद है जो इम्पैक्ट हुई है, क्यों भाई, जो आपके यहाँ पे पेस्ट है यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, और जो डिजीज़ है जो यहाँ पे बीमारियाँ जो अटैक किया है, क्रॉप की भी बीमारियाँ होती हैं उन्होंने अटैक किया उसके कारण। एंड एब्रोनॉमली हॉट फरवरी एंड आयरोनिकली ए प्राइस क्रैश इन मार्च अप्रैल डेट लेट फार्मर्स नॉट टू हार्वेस्ट बियॉन्ड 1-2 पिकिंग्स। अब यहाँ पे बोला है कि जो इतनी भयंकर गर्मी है, ठीक है ना, एबनॉर्मल हॉट यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा गर्मी है जो फरवरी में, और साथ ही आपको यहाँ पे बोला है कि जो मार्च और अप्रैल की कीमत में जो भारी गिरावट के कारण किसानों ने 1-2 बार से अधिक कटाई नहीं की है। तो यहाँ पे किसी फसल के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पे क्या हुआ है, फसलों में कीड़े लग गए हैं, बीमारी आ गई है, उसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका प्राइस कम हुआ है, ठीक है ना। तो प्राइस कम होता है तो कोई भी है जो किसान अपनी फसल को नहीं काटता है, वो देखता है कि प्राइस को पहले क्या होने दो, बढ़ने दो, जब प्राइस बढ़ेगी तब हम क्या करेंगे, फसल को काट के बेचेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बोला है कि यहाँ पे किसानों ने है जो अभी तक अपनी फसल को नहीं काटा है, तो फसल नहीं काटा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में टमाटर नहीं आएंगे। अब मार्केट में टमाटर नहीं आएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्राइस है जो आपका आसमान को छू जाएगा। तो ये इतने सारे फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि टमाटर की प्राइस क्यों इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। और साथ में देखो यहाँ पे भी बोला है कि एक से ज़्यादा इवेंट है जो आपके एक साथ में हुए हैं, ठीक है ना, एक से ज़्यादा घटनाएं हुई है तभी इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। तो देखो क्या क्या घटनाएं हुई, कीड़े लगे, बीमारियाँ लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई फरवरी में, फिर मार्च और अप्रैल में प्राइस कम हुआ था बहुत ज़्यादा, जिसके कारण यहाँ पे है जो आपके टमाटर को यहाँ पे काटा नहीं गया था, वो पेड़ पे ही लगे हैं, पौधों पे ही लगे हैं, उनको अभी तक काटा नहीं गया है। तो इतनी सारी घटनाएं हुई है, इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल कर देता हूँ क्योंकि ये कन्फर्म है। आगे देखते हैं क्या होगा। देयर इज एन इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल consumerism where consumers are more consequence of the environmental and social impact of their purchasing decision। अब यहाँ पे बोला है कि जो आपका यहाँ पे सस्टेनेबल कंज्यूमरिज्म है उस पर जोर बढ़ रहा है, जहाँ पे जो आपके यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं जो भी यहाँ पे खरीदने का कोई चीज़ खरीदने का जो डिसीजन लेते हैं वो यहाँ पे एनवायरनमेंट को और यहाँ पे जो आपका सोशल इफ़ेक्ट है उसके प्रति यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, जागरूक हो गए हैं। तो अब आप क्या टमाटर लेने जाओगे तो क्या पर्यावरण और अपने समाज के बारे में, सोशल इम्पैक्ट के बारे में सोच के लेके जाओगे कि मैंने टमाटर खरीद लिए तो एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, जो समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ऐसा होता है, कभी नहीं होता है ना। तो डी वाला तो एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, सी वाला होगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं समझते हैं इसको भी। यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो देखिए द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ द इंडिया क्लियर्ड, तो यहाँ पे ये जो DCG है उन्होंने क्लियर किया है अंडर द प्रोविज़न ऑफ इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, ठीक है ना। तो इमरजेंसी यूज़ में यहाँ पे ऑथराइजेशन है, एक नई है जो mRNA वैक्सीन आई है कोविड-19 की, जो डेवलप की गई है पुणे बेस्ड जो जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि जो कोविड-19 है उसकी एक नई वैक्सीन डेवलप की है पुणे वाला ये जो जिनोवा जो बायो फार्मास्यूटिकल है, ए पायनियर इन इंडिया इन डेवलपिंग mRNA वैक्सीन, यानी कि इंडिया में है जो सबसे यहाँ पे सबसे ऊपर है ये, ठीक है ना। इस तरह की वैक्सीन, ये mRNA वैक्सीन डेवलप करने में सबसे टॉप पे है इंडिया में। ये कौन, ये पुणे बेस्ड ये जो कंपनी है ये वाला, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे कोरोना की वैक्सीन बनाई है उसके बारे में बात हो रही है। आगे देखो यहाँ पे
ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक ठाक बात की जा रही है, एक तरह से पॉजिटिव बात की जा रही है अपने यहाँ पे कि इस तरह से क्या हुआ है, यहाँ पे इन्होंने वैक्सीन बनाई है। आगे देखो, आगे बोला है with the World Health Organization having officially declared that end of the COVID-19 pandemic, there is no longer the obsessive public interest in the new variant। अब यहाँ पे बोला कि जब से जो WHO है उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि जो कोविड-19 पेंडेमिक है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है ना, कोई खतरा नहीं है, तो इस कारण से अब कोई भी है जो ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट नहीं है नए वेरिएंट के बारे में जानने का। अगर नया वेरिएंट ही नहीं है तो नया यहाँ पे क्या होगा, वैक्सीन भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखें तो ये आपका कुछ नेगेटिव बोल रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन बनी है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे खरीदने में, इसके बारे में देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है ना। द वैक्सीन इज मेंट टू बी पर्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट द डोमिनेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट। अब यहाँ पे बोला है आपको कि ये जो वैक्सीन है ये मेन रूप से खास करके इफेक्टिव है, किसके खिलाफ है, जो नया वेरिएंट आया आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसके खिलाफ है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इफेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है ना। अब नई वैक्सीन बनी है और ये बोला है कि ये सबसे पायनियर है यहाँ पे इंडिया में, तो इसका मतलब अच्छी वैक्सीन बनाई होगी। और नया वेरिएंट है उसको क्या करेगा यहाँ पे, ये इफेक्टिव है उसके लिए, यानी कि उससे बचा पाएगा अपने को, ठीक है ना, ये वैक्सीन है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे मैं एक सर्कल लगा देता हूँ, हो सकता है। आगे देखो, वैक्सीन आर हाईली इनइफेक्टिव, और यहाँ पे तो नेगेटिव बात करा कि वैक्सीन है जो इनइफेक्टिव है। अपने को देखो कहीं पे भी ये नहीं बोला कि वैक्सीन ख़राब है, अपने को ये बोला वैक्सीन बनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी ने बनाई है, इंडिया की टॉप लेवल कंपनी है, पर जब से WHO है इसने बोला है तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा यहाँ पे, किसके बारे में, यहाँ पे नए वेरिएंट के बारे में नहीं रहा है, वैक्सीन के बारे में नहीं बोला आपका कुछ भी। तो यहाँ पे तो बोला है वैक्सीन है जो बहुत ही ज़्यादा हाईली इनइफेक्टिव है, यहाँ पे जो इन्फेक्शन है, जो डिजीज़ है उसको फैलने से नहीं रोक रहा, ये तो गलत बात है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे तो बोला ही नहीं है अपने को ऐसा कुछ। इट रेफर्स टू द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट और एलिमिनेशन ऑफ ए डिजीज कंडीशन और एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो बात कर रहे कोरोना की, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा किसी एक बीमारी है, कोई एक कंडीशन है, उसको क्या कर सकता है, ये उसको सक्सेसफुली ट्रीट कर सकता है, एलिमिनेशन कर सकता है, उसको यहाँ पे हटा सकता है। तो किसी एक बीमारी की बात नहीं कर रहे अपन, पर्टिकुलर कोरोना की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो किसी एक बीमारी की बात कर रहा है, जो गलत होगा आपका। मैनी इन्फेक्शियस डिजीज हैव इफेक्टिव ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स। अब इसने तो बोल दिया बहुत सारी जो इन्फेक्शन वाली डिजीज़ है उनका इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है और ये उससे क्या कर सकती है, बचा सकती है। पर यहाँ पे ये तो किसी और से थोड़ी बचाएगी, ये तो ओनली कोरोना की वैक्सीन है, ओमिक्रॉन की, तो ये भी गलत है। तो जब यहाँ पे सारे आपके रॉन्ग हो गए हैं तो एक ही बचा जो आपका आ सकता है, वो कौन है, आपका ए है, ठीक है ना। कि इसमें बोला है कि नया आपका यहाँ पे वैक्सीन बनाया है, इसमें बोला ये वैक्सीन है जो नया आपका यहाँ पे इफेक्टिव है, किसके लिए है, जो नया आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट आया उसके लिए इफेक्टिव है, तो हो सकता है आराम से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट देखना है, समझना है यहाँ पे, ठीक है ना, किसके बारे में बात हुई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला जो USA है उसने पहले बोला था इस वीक, अर्लियर दिस वीक, इस वीक की शुरुआत में बोला था डेट इट वॉज रीजॉइनिंग द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो USA है उसने इस वीक के शुरुआत में बोला था कि वो यूनेस्को को है जो वापस से क्या करेगा, रीजॉइन करेगा, यानी कि उसने पहले कहीं ना कहीं छोड़ा है तो इसलिए वो वापस क्या करेगा, ज्वाइन करेगा उसको, ठीक है ना। तो आगे देखो, द रीज़न फॉर US रिटर्न इज ऑप्टेंसली चाइना विथ सीनियर US। अब यहाँ पे बोला है कि अमेरिका जो वापस आ रहा है, इसको ज्वाइन कर रहा है, उसका कारण मेन रूप से क्या है कि चीन है, जो यहाँ पे इसका मेन कारण क्या है, चाइना है। क्यों, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स स्टेटिंग दैट US एब्सेंस हैड हेल्प चाइना गेन मोर इन्फ्लुएंस इन सेटिंग द रूल्स। इसका मतलब बोला है कि अमेरिका नहीं है, क्योंकि सबसे पावर अमेरिका ही है, तो अमेरिका नहीं है तो उसके बाद में पावरफुल बचा चाइना। तब चाइना बचा है तो चाइना है जो क्या कर रहा है, अब वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि नए नए रूल बनाने में सिर्फ अब चाइना ही है, तो वो अपने हिसाब से रूल बना रहा है और उनको लागू कर रहा है, तो अब पावर उसके हाथ में है। तो इसके लिए चाइना को कभी ये बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है ना, अमेरिका को, कि चाइना कभी उससे आगे जाए। तो हमेशा ये यही सोचता है कि हमेशा सबसे आगे हम ही रहेंगे, चाइना कभी आगे नहीं निकलना है। तो इसके लिए US है जो क्या करेगा, वापस रिजॉइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे किसकी, यूनेस्को के, USA के वापस ज्वाइन करने की। तो यहाँ पे क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, कोई रीज़न होगा, जैसे ये अपने को दे रखा है तो रीज़न तो दे दिया, तो इसी के रिलेटेड कोई ना कोई बात होनी चाहिए यहाँ पे,
वो भी यूएसए के बारे में क्यों ज्वाइन कर रहा है वापस, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। ईच कंट्री इवेल्युएट्स द ड्रॉबैक ऑफ मेंबरशिप बेस्ड ऑन देयर ओन प्रायोरिटीज एंड इंटरेक्ट्स। अब यहाँ पे बोला है कि हर देश है जो अपनी यहाँ पे जो प्रायोरिटीज़ है और अपने अपने जो हित है, फ़ायदे हैं, उनके आधार पर यहाँ पे सदस्यता की कमियों का मूल्यांकन करता है। हम यहाँ पे पर्टिकुलर किसी देश के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि सारी कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपने को यूएस और चाइना के बारे में, यूएस क्यों ज्वाइन कर रहा है उस पर फोकस करना है, ना कि दूसरी कंट्रियाँ क्यों क्या करती हैं। हाउएवर in 2002 the United States rejoined UNESCO and remained a member until 2017 when it announced its intention to withdraw once again। अब यहाँ पे बोला है हालांकि, तो यहाँ पे हालांकि 2002 में जो यूएसए है उसने वापस से रीजॉइन किया था यूनेस्को को और रिमेंड ए मेंबर, और मेंबर आता 2017 तक। लेकिन जब उसने अनाउंस किया था इट्स इंटेंशन, अपने इंटेंशन को, कि वो एक बार फिर से ड्रॉ करेगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार फिर से क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, पर यहाँ पे तो ज्वाइन की बात हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे तो किसकी है, वापस से ज्वाइन की बात हुई, पर यहाँ पे तो छोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अपन छोड़ने की बात नहीं कर रहे, अपन वापस ज्वाइन करवाने की बात कर रहे हैं। पर यहाँ पे तो बोल रहा है कि 2002 में ज्वाइन किया था, 17 तक मेंबर रहा था और फिर उसने वापस छोड़ने का डिसीजन लिया। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये गलत हो सकता है, ठीक है ना। देखते हैं, इसको सर्कल लगा रहा हूँ मैं। आगे देखिए, आपको बोला है कि 2017 में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, जब ट्रंप की सरकार आई थी उसने विड्रॉ कर दिया था ऑर्गेनाइजेशन से, किसके बाद में, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन सीड फंडिंग इन 2011। यानी यहाँ पे बोला 2011 में ओबामा सरकार ने तो फंडिंग बंद कर दी थी यूनेस्को को, और उसके बाद में ट्रंप आया था और उसने क्या कर दिया, यहाँ पे विड्रॉ कर दिया था ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है ना, इसके बाद में, ठीक है। अब ये बोला है, ये भी हो सकता है आपका, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या किया था, क्यों छोड़ा था, ये बताया है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला था कि क्यों छोड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अपने को ये कुछ डाटा नहीं पता है कि 2002 में छोड़ा था, 2017 तक रहा था, इसमें कुछ नहीं बताया बी में, ठीक है ना, ये डाटा है यहाँ पे। लेकिन सी में यहाँ पे आपको रीज़न दे रहा है, ठीक है ना, सी में रीज़न दे रहा है कि ओबामा ने पहले क्या किया था, फंडिंग बंद की थी, उसके बाद में ट्रंप आए थे और उन्होंने क्या किया था, विड्रॉ किया था यहाँ से, ठीक है ना। तो अगर देखें बी और सी दोनों हो सकते हैं, पर बी और सी में ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा कौन सा है, ये देखते हैं। अभी एक बार इसको रीड करते थे डी को। जो यूएसए है उसने चूज़ किया है वापस से ज्वाइन करने का यूनेस्को को इन द फ्यूचर और एनी अदर कंट्रीज डिसीजन। अब यहाँ पे तो बोल रहा है, ठीक है ना, कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है किसी अन्य देश के संगठन में शामिल होने या छोड़ने का, ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली मैटर ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशन। ये तो बोल रहा है कोई ना कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन है यहाँ पे, पर यहाँ पे तो ये तो बोला जा रहा है कि ये तो चाइना के कारण है ना। रीज़न तो अपने को पहले ही दे दिया है, तो रीज़न नहीं चाहिए अपने को यहाँ पे, क्योंकि रीज़न तो अपने को मिल गया है कि चाइना के कारण जो वापस रिजॉइन कर रहा है। अब यहाँ पे बी और सी में समझते हैं कि बी और सी में कौन सा अच्छा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए बी में तो आपका पहले तो देखिए नेगेटिव यहाँ पे हाउएवर आया। अब हाउएवर आया है यानी कि पहले तो कुछ न कुछ अच्छी बात हुई है, फिर जाके उसने बोला है यहाँ पे कि उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको बोला है कि वो क्या है, जो यूएसए है वो यहाँ पे इस वीक के स्टार्टिंग में वापस से ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब उसने बोला 2002 में ये है, 2017 तक रहा है, और फिर उसने अनाउंस किया है उसका इंटेंशन कि वो फिर से क्या कर देगा, एक बार फिर से विड्रॉ कर देगा। सी में बोला है, यहाँ पे सी में बोला है कि 2011 में यहाँ पे फंडिंग बंद कर दी थी ओबामा ने, फिर उसके बाद में ट्रंप आए और उन्होंने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। तो यहाँ से अपने को सी में तो रीज़न लग रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा क्लासीफाई कर रहा है इसको, ठीक है ना, थोड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है कि यहाँ पे ये जो छोड़ा गया है तो क्यों छोड़ा गया है, इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखें तो सबसे सूटेबल आपका सी होगा यहाँ पे, सबसे सूटेबल क्या होगा, सी होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको यही बताना है कि पहले तो छोड़ा क्यों है, फिर अपन बोलेंगे इसको, ठीक है ना, कि छोड़ा है इसके लिए, अब यहाँ से ये वापस आ गया है, तो यहाँ से इस हिसाब से अप्रोप्रिएट आपका कौन सा होगा, सी होगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा टफ था क्वेश्चन, ठीक है ना, गलती के चांसेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, बी और सी में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। डी तो देखिए होगा ही नहीं कि आगे फ्यूचर में आने वाले इवेंट में किसी कंट्री के लिए दूसरा ऑर्गेनाइजेशन करेगा नहीं करेगा नहीं पता अपने को, अपन सिर्फ यूनेस्को की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो बी और सी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे देखते हैं समझते क्या बोला है। आपको बोला है जो डाटा है इज ए ग्रेट
एक्सप्लेनियर, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो डाटा है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो समझाने के लिए। रीजन्स ग्रीन थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये जो CAC है, बिकॉज व्हाट वी कैन मेजर वी कैन फिक्स। यहाँ पे आपको बोला है कि जो ये ग्रीन थिंक टैंक सेंटर है CAC वाला, इसका कहना है कि यहाँ पे जो डाटा है आपका एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनर है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से कोई चीज़ अपने को एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं ये सारी जो रिपोर्ट आती है, कितनी ग्रोथ हुई है, कितने लोग मरे हैं, जिंदा है, कितनी यहाँ पे कंपनियाँ बनी हैं, ये सब किसका खेल, डाटा का। और ये जो कंपनियाँ जो भी रिपोर्टें निकालती वो सब क्या है, डाटा है। यानी कि डाटा अपने को कोई चीज़ बहुत ही अच्छे से समझा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है क्यों, क्योंकि जिसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उसको हम ठीक भी कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे डाटा ने बोली है। आगे देखिए, 2 वेस्ट ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग हैव इम्प्रूव्ड इन इंडिया। अब यहाँ पे देखो, पहले तो देखो यहाँ पे जनरल बात की गई है, ये जनरल बात है कि डाटा है जो अपने को यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक जनरल स्टेटमेंट है जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है। अब जो C है उसमें देखिए क्या बोला है, यहाँ पे बोला है जो वेस्ट ट्रीटमेंट है और जो मॉनिटरिंग है वो इम्प्रूव हुई है इंडिया में। यानी कि जो यहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट है और उसको मॉनिटर करना कि कहाँ पे कितना क्या वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें है जो इंडिया इम्प्रूव कर रहा है। सिर्फ 32% है जो आपका ओवर 1,60,000 टन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेटेड दिल्ली इन 2021 वॉज अकाउंटेड फॉर। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो 2020-21 में हर दिन यहाँ पे जो आपका 1,60,000 टन है जो क्या होता था, वेस्ट आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होता था, यानी कि रोज़ का होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो नगर पालिका है जो सॉलिड वेस्ट है यहाँ पे उसका केवल 32% ही यहाँ पे क्या कर सकती है, उसका निपटारा कर सकती है। तो यहाँ पे बोला है, ठीक है ना, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे, इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है और यहाँ पे बोला इंडिया में थोड़ा क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है मॉनिटरिंग करने के लिए, यानी कि थोड़ी ये अच्छी बात बोल रहा है, पॉजिटिव बात बोल रहा है। पहला तो आपका जनरल स्टेटमेंट है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए, क्वांटिफाइंग द प्रॉब्लम्स एंड इंडिकेटिंग वेयर दे आर, द CAC रिपोर्ट ऑन इंडियाज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस थ्रूज अप स्टैटिक्स डेट आर अनएवरिंग। अब यहाँ पे बोला है आपको कि क्वांटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, यानी कि समस्याओं का यहाँ पे क्या करना है, उनको देखना, जानना, और ये दर्शाते हुए उन्होंने बताया है कि वे कहाँ हैं। अब देखो, ये आपका मॉनिटरिंग का मतलब ही क्या होता है, मॉनिटरिंग का मतलब ही यही होता है कि कौन सी समस्या आपकी कहाँ हुई है, कैसे हुई है, उसका पता लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के ए में आपको क्या बोला है, ए में बोला है कि जो समस्याएं हैं उनका यहाँ पे क्या करना, कहाँ पे कौन सी समस्या है, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स है वो इंडिकेट करती कहाँ पे क्या है, जो CAC रिपोर्ट है इंडिया की एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की थ्रो अप्स स्टैटिक्स डेट आर अनएवरिंग, यानी कि यहाँ पे आपको रिपोर्ट में ऐसे आंकड़े, आंकड़ों का मतलब डाटा है, यानी कि डाटा के बारे में बात कर रहा है, तो ऐसे जो आंकड़े आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है ना, जो क्या करता है भाई, यहाँ पे आपको थोड़ी अनएवरिंग, यानी कि थोड़ी चिंता उत्पन्न करता है आपके सामने, ठीक है ना। कौन सी चिंता है कि इतना लाख टन आपका यहाँ पे रोज़ का क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उनमें से सिर्फ इतना ही आप उसको क्या कर पाते हो, कंट्रोल कर पाते हो। देखते हैं, दिस रेफर्स टू द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल गैसेस पर्टिकुलरली मैटर एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। अब यहाँ पे तो देखो, पहले आपने ये जो डाटा है, ये जनरल एक सेंटेंस बोला है, यहाँ पे इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है। अब रिपोर्ट में अच्छी बात बोली है कि नेगेटिव बात बोली, कुछ नहीं पता अपने को, और इसी बीच में आपने बोल दिया है कि यहाँ से क्या होता है भाई, जो एयर है हार्मफुल गैसेस होती है यहाँ पे, जो पर्टिकुलेट मैटर और जो अदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है ना, कि प्रदूषण हो रहा है, यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है। पर अभी इसने तो कुछ बात बोली नहीं है, ठीक है ना, ये बोलता है, ये रेफर करता है, यानी कि इसके आगे कोई ना कोई बात बोली, उससे अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये बात बोल सकते हैं। पर आगे तो एक जनरल स्टेटमेंट है अपना यहाँ पे कि इसने एक रिपोर्ट निकाली है, ठीक है ना, तो यानी कि बी तो आपका होगा नहीं, ए वाला भी नहीं पता है, बाद में देखेंगे इसको। इट कैन डिस्टर्ब इकोसिस्टम, अब ये बोलता है कि ये रिपोर्ट है जो डिस्टर्ब कर सकती है इकोसिस्टम को, अफेक्ट करती है वाइल्ड लाइफ बिहेवियर को, हैबिटेट्स को, और एडवर्स इफेक्ट करती है ह्यूमन जो सोते हैं उनके पैटर्न पे, और आपका कार्डियन राइम्स पे। अगेन, क्या रिपोर्ट किसी को इफेक्ट कर सकती है ये डाटा, अभी डाटा क्या आया, अच्छा आया कि बुरा आया, ये भी अपने को नहीं पता है। यहाँ पे सिर्फ एक जनरल बात बोली है आपकी यहाँ पे,
ठीक है ना। तो जनरल बात बोली उसी में है जो यहाँ पे आपने इतना नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया है, तो अभी कुछ पता ही नहीं अपने को कि ये है जो डिस्टर्ब करती। अब ये आगे तो बात हो रही है रिपोर्ट की, तो क्या रिपोर्ट कभी किसी को परेशान कर सकती है क्या? ठीक है ना। रिपोर्ट अभी तक तो अपन ने यहाँ पे कुछ डाटा ही नहीं बताया इसका कि कहाँ पे क्या है, किस तरह से है, तो ये भी नहीं होगा आपका। एड्रेसिंग पॉल्यूशन रिक्वायर्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे तो सॉल्यूशन बता रहा है आपको, पर अभी तक तो अपने को प्रॉब्लम ही नहीं पता चली है। यहाँ पे देखो ना तो प्रॉब्लम बोला ना ही सॉल्यूशन बोला, कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक रिपोर्ट का नाम दिया अपने को कि ये रिपोर्ट आई है। अब रिपोर्ट में अच्छा बुरा ये तो पहले अपने को बताना पड़ेगा। जैसे देखो ये सी में बताया गया है, ठीक है ना। तो यानी कि ये तो बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे पॉल्यूशन को, उसके लिए ज़रूरी है। यानी कि ये तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, ये आपको सजेशन दे रहा है, ठीक है ना। सजेशन दे रहा है कि सारे मिलजुल के काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। गवर्नमेंट रेगुलेशन से, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा, सारे मिलजुल के ख़त्म कर देंगे। पर ख़त्म करना किसको है पहले वो तो पता चलना चाहिए अपने को, ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से अब अपन ए को वापस समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इंडिकेट किया गया है कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है। अब जो CAC की रिपोर्ट है जो इंडिया के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की है, वो यहाँ पे आपको एक डाटा बताती है जो थोड़ा क्या है यहाँ पे डराने वाला है, ठीक है ना। अब यद्यपि अब वो डरा रहा है, फिर भी है जो वेस्ट ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग है वो इम्प्रूव हुई है इंडिया में, ठीक है ना। फिर ये आपको ये डाटा दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि ये है जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपका क्या लग रहा है, एकदम सही लग रहा है, ठीक है ना। तो इतना है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा, और ये होगा आपका सिर्फ प्रैक्टिस से और रेगुलर अपनी क्लासेस को देखने के बाद में ही इतना आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते हैं समझते हैं इसको। मानसून रेनफॉल ओवर इंडिया इज़ 8% मोर देन व्हाट इज़ यूजुअल फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर। यानी कि मानसून रेनफॉल जितनी होती है इंडिया में, ठीक है ना, हर साल, उससे 8% ज़्यादा है जो बरसात हुई है आपकी इस साल में, ठीक है। चलो बरसात का ज़्यादा बताया है यहाँ पे। आगे देखो आगे क्या बोला, एटलीस्ट 25 पीपल वर किल्ड ओवर द वीकेंड एज टेरिटोरियल, ठीक है ना। रेन्स ट्रिगर्ड फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अब यहाँ पे बोला लगभग 25 लोग मर गए हैं भाई इस वीकेंड में, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों, बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई है जिसके कारण आपके क्या आ गए, बाढ़ आ गई है, लैंडस्लाइड हो रहे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव बोला जा रहा है। अब बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, यानी कि यहाँ पे बारिश का क्या इफ़ेक्ट होगा, तो यहाँ पे इफ़ेक्ट आएगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इफ़ेक्ट के यहाँ पे आपको क्या बताए हैं, इफ़ेक्ट के यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दिए है कि उसका क्या यहाँ पे प्रभाव पड़ा है, कि यहाँ पे बारिश का क्या इफ़ेक्ट हुआ है और उस इफ़ेक्ट के कारण क्या क्या हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पे दी है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग द समर, अब यहाँ पे तो बारिश हो रही है, यहाँ पे समर आ गया, जो लैंड मासेस हीट अप मोर क्विकली दैन एडजेसेंट ओशंस कॉजिंग एयर टू राइज एंड क्रिएट लो प्रेशर जोन ओवर लैंड। अब यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, ठीक है ना, जिससे क्या हुआ है यहाँ पे आपका जो लैंड पे यानी कि ज़मीन पे है जो आपका बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर का जोन है जो डेवलप हो गया। अब ये तो बरसात के पहले की बात हो रही है, ठीक है ना, कि बरसात ज़्यादा क्यों होती है वहाँ पे, ये तो उसके पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर आपने छोटी क्लासों में थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे पर अपन तो बरसात के बाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो हो गई बरसात, अभी तो 8% ज़्यादा हो गई जितनी चाहिए थी उससे, तो पहले की बात नहीं करनी अपने को, तो बाद की बात करनी है कि बरसात हुई तो क्या हुआ यहाँ पे। देखो आगे, वाइल द माइट बोर्ड वेल फॉर एग्रीकल्चर इन सम रीजन। अब ये बोला है कि ये जो इतनी सारी बरसात हुई है ये कुछ रीजन में एग्रीकल्चर के लिए तो अच्छी है, पर इट ऑल्सो मीन्स, लेकिन उसका ये भी मतलब है कि बहुत सारे क्या आएंगी, बाढ़ आएगी, कॉन्ट्राडिक्टेड डाउनपोर्स विद द डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे जो आपकी कृषि है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, एग्रीकल्चर के लिए कुछ रीजन में तो अच्छी बात है यहाँ पे, लेकिन इसका अर्थ है बाढ़ और भारी बारिश होगी जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। और प्रभाव कैसे हैं देख लो, यहाँ पे ये मिल रहे हैं आपको, 25 लोग मर गए हैं, बाढ़ आ गई है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं हिमाचल और उत्तराखंड में, ये हो सकता है आपका, ठीक है ना। इट कैन ऑकर इन द फॉर्म ऑफ इंटेंस डाउनपोर्स और कंटिन्यूस रेनफॉल लास्टिंग फॉर आवर्स और इवन डेज। अब यहाँ पे तो बोला है कि ये क्या हो सकता है आपका, बहुत तेज़ बरसात हो सकती है या घंटों या दिनों तक लगातार बारिश के रूप में ये हो सकता है। अब ये तो बोल रहा है कि हो सकता है ऐसा, पर बारिश तो अपनी हो गई है,
बारिश तो हो गई है, पूरा हो गया ख़त्म, यहाँ पे मानसून हो गया पूरा, जितनी बारिश होनी थी उससे ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे ये बोला है। पर ये तो बोल रहा है कि ये मानसून में ऐसा होगा कि या तो आपकी लगातार बारिश चलेगी, ठीक है ना, ठीक है, या फिर है जो कुछ घंटों के लिए या फिर बहुत दिनों के लिए आपकी बारिश चलती ही रहेगी, पर बारिश तो हो गई ख़त्म, तो ये नहीं होगा। These factor can contribute to the formation of large rain clouds and अब ये कौन से, यहाँ पे तो ये बता रहा है कि कैसे है जो बड़े बादल बन सकते हैं। इसका मतलब समझे आप, ये जो ए में आपको यहाँ पे बोला है, ठीक है ना, कि यहाँ पे ये जो प्रेशर हो रहा है उससे क्या होता है, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा आपका, ज़्यादा पानी आपका क्या होगा, भाप बन के ऊपर जाएगा। तो ये तो बोल रहा है कि ये जो कंडीशन है ये बताती है कि बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे क्या होंगे, बड़े बारिश के बादल बनेंगे, ठीक है ना, जो रिलीज़ करेगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे पानी, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा, ये तो बरसात के पहले का बता रहा है भाई कि यहाँ पे बड़े बादल कैसे बनते हैं, कैसे आपका क्या होता, बारिश क्यों होती, उसके यहाँ पे बारे में बता रहा है। तो बी सूटेबल था, तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यानी कि सबसे पहली बार है जो आपका यहाँ पे जो नासा के साइंटिस्ट है उन्होंने सक्सीड किया है, ठीक है ना, इन स्लाइटली अल्टरिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन एस्ट्रॉइड बाय यूजिंग ए स्पेसक्राफ्ट टू स्लैम इनटू इट। यानी कि जो नासा के वैज्ञानिक हैं उन्होंने अंतरिक्ष यान को, यानी कि जो स्पेसक्राफ्ट है उसको, उसका यूज़ करके एक जो आपका यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो एस्ट्रॉइड है आपका, उसको यहाँ पे अपने रास्ते से क्या कर दिया, बदलने में यहाँ पे क्या की सफलता प्राप्त की। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो मान लो कोई एस्ट्रॉइड है जो अपने अर्थ की ओर आ रहा है, गिर रहा है, अब अर्थ की ओर आएगा तो अपनी अर्थ है जो पूरी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो नासा वालों ने क्या किया भाई, एक स्पेस क्राफ्ट भेजा। अब स्पेस क्राफ्ट क्या होगा, जाके उससे टक्कर मारेगा, अब टक्कर मारेगा, ब्लास्ट होगा, तो उससे है जो वो थोड़ा सा अपना जो रास्ता है उससे थोड़ा सा है जो वो क्या होगा, भटक जाएगा। तो भटक जाएगा तो जहाँ जाना था वहाँ से अब उसकी डायरेक्शन मुड़ जाएगी। यानी कि कुल मिला के जो अर्थ की ओर जो भी आपके एस्ट्रॉइड आएंगे अर्थ को नष्ट करने के लिए, तो यहाँ से स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे, उसको टक्कर मारेगा, ब्लास्ट होगा, और उससे क्या होगा, उसके प्रेशर से है जो वो थोड़ा सा अपना डायरेक्शन को चेंज कर देगा, जो ऑर्बिटल जिसमें जा रहा है, ठीक है ना, जो डायरेक्शन उसमें मुड़ जाएगा वो, और पास से निकल जाएगा, खतरा नहीं होगा, ये बात बोली जा रही है, ठीक है। देखिए since nobody would have come closer than about 6.4 million kilometer of the earth in their lifetime, they did not pose any threat। अब यहाँ पे बोला है कि कोई भी है जो अपने लाइफ में कभी भी 6.4 मिलियन किलोमीटर है उसके रेडियस में इससे ज़्यादा है जो अधिक पास में नहीं आ सकता अर्थ के, उसकी पूरी लाइफ में। फिर आगे बोला इसलिए उनसे कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ पे अच्छी बातें बोली है अपने को, दोनों में अच्छी बातें बोली है। यहाँ पे तो ये बोला है कि नासा ने ये काम किया पहली बार, और यहाँ पे बोला है कि इस काम को करने से क्या हुआ भाई, कि इस काम को करने से कि कोई भी यहाँ पे चीज़ है जो अर्थ को नुकसान पहुँचा सकती है वो 6.4 मिलियन किलोमीटर के रेडियस से आगे नहीं आ सकती है, ठीक है ना। उससे पहले आएगी तो यहाँ पे नासा वाले क्या करेंगे, छोड़ेंगे अपना एयरक्राफ्ट, टक्कर मार के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है ना, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले द इम्पैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू चेंज द मूनलेट्स स्पीड और ऑर्बिट स्लाइटली। अब यहाँ पे बोला इस प्रभाव से जो अब यहाँ पे जो चांद है, मूनलेट्स है यानी कि चंद्रमा की गति और उसका ऑर्बिटल है जो चेंज हो जाएगा। क्या अपन चंद्रमा की बात कर रहे हैं, मून की बात कर रहे हैं अपन तो किसी एस्ट्रॉइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मून की स्पीड को क्यों चेंज करेंगे, अपन ने मून से थोड़ी टक्कर मारी है उसको। तो क्या कहीं लग रहा है इतना रीड करके आपको आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा भाई, अपन चांद की बात कर रही नहीं रहे, अपन तो किसी एस्ट्रॉइड की बात कर रहे हैं। चांद की डायरेक्शन को क्यों चेंज करेंगे अपन, ठीक है ना, अपना पूरा ग्रेविटी गड़बड़ हो जाएगा इससे, तो ये गलत है आपका। द गोल ऑफ द ड्राफ्ट मिशन इज टू स्टडी एंड पोटेंशियली मिटिगेट द थ्रेट पोज्ड बाय नियर अर्थ एस्ट्रॉइड दैट कुड पोटेंशियली कोलाइड विथ अदर आवर प्लैनेट। अब यहाँ पे बोला जो डार्ट मिशन है, ठीक है ना, जो डार्ट मिशन है यानी कि इस मिशन का नाम शायद डार्ट होगा, देखते हैं यहाँ पे। तो इस मिशन का जो यहाँ पे एम है, लक्ष्य है, वो पृथ्वी के निकट जो भी एस्ट्रॉइड से उत्पन्न जो भी खतरे हो रहे हैं उनका अध्ययन करना है और उसे कम करना है जो संभावित रूप से हमारे ग्रह से टकरा सकते हैं, ठीक है ना। ये हो सकता है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, हो सकता है कि इससे टकरा सकते हैं। इसके लिए ये मिशन है जो आपका यहाँ पे चलाया गया है कि अपन यहाँ पे समझेंगे कौन सा क्या आ रहा है भाई, खतरा होगा तो अपन क्या कर देंगे, उसको यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। आगे देखो,
ऑब्जर्वेशन और अर्थ विल then measure the resulting change in the asteroid's orbit and assess the effectiveness of the kinetic impactor technique। अब यहाँ पे बोला है कि पृथ्वी पर स्थित जो जितनी भी आपकी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, जो भी आपकी यहाँ पे लैब्स वगैरह बनी हैं, वो एस्ट्रॉयड की कक्षा में यानी कि जो उसकी स्पीड में, उसके ऑर्बिट में जो होने वाले परिवर्तन है उसको मापेगा और क्या करेगा, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है यानी कि जो स्पीड मोशन होता है उसका, उसमें क्या करेगा, उसमें यहाँ पे क्या करेगा, उसका मापन करेगा कि कितनी स्पीड से हो रही है, क्या कैसे क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये करेगा। पर अपन ने तो पहले करके स्पेसक्राफ्ट को क्या कर दिया, भेज दिया है, ठीक है ना। तो ये है जो आपका बोला ऑब्जर्वेशन ऑन अर्थ विल देन मेजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अपन पर्टिकुलर बात कर रहे हैं नासा की, और नासा में भी बात कर रहे हैं कि अपन ने क्या किया भाई, स्पेसक्राफ्ट को भेजेंगे जब भी अर्थ के इतना पास में कोई आएगा तो इसके रिलेटेड बात होनी चाहिए कोई भी, ना कि यहाँ पे अपन उसकी स्पीड का पता लगाएंगे और क्या करेंगे, नहीं, उसके आगे भी बताना क्या करेंगे, ये तो नहीं होगा। ए स्मॉल स्पेसक्राफ्ट डार्ट वॉज एम्ड एट 160। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो आपको बोला है कि जो डार्ट है वो क्या है, अपने को नहीं पता, डार्ट मिशन क्या है नहीं पता है, ठीक है ना, कि डार्ट क्या है, कोई चीज़ है क्या है, कुछ नहीं पता डार्ट के बारे में। पर यहाँ पे बोला है कि छोटा सा स्पेसक्राफ्ट है डार्ट, तो यहाँ से अपने को पता चला कि डार्ट क्या एक स्पेसक्राफ्ट है, तो क्या बी पॉसिबल है, नहीं है। अगर बी में अपने को पता होता, डार्ट का कहीं मेंशन होता ऊपर, तो डी आपका, ये बी आपका एकदम सही हो जाता, पर डार्ट क्या है अपने को यही नहीं पता, तो बी भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब डी में बताया कि डार्ट एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है ना, वॉज एम्ड एट ए 160 मीटर वाइड एस्ट्रॉइड डाइमोस, यानी कि यहाँ पे बोला है कि ये जो छोटा सा एक डार्ट है आपका, वो 160 मीटर जो चौड़ा आपका एस्ट्रॉइड होता है उस पर निशाना साधा गया था, विच वॉज ऑर्बिटिंग ए लार्जर एस्ट्रॉइड डिडियोमस, ठीक है ना, जो एक बड़ा जो एस्ट्रॉइड था डिडिमोस, उसकी यहाँ पे क्या कर रहा था, उसके चक्कर काट रहा था। बोथ ऑफ विच सर्कलिंग द सन, दोनों है जो क्या करते हैं, सूरज के यहाँ पे इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, ठीक है ना। 11.2 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से यहाँ पे 11.2 मीटर किलोमीटर उससे दूर है, यहाँ पे क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अपने को पूरा क्या किया है, क्लियर किया है यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। ये छोटा सा स्पेस क्राफ्ट है जो क्या करेगा, यहाँ पे एम्ड है, उसका लक्ष्य है कि जो 160 मीटर वाइड एस्ट्रॉइड है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहे हैं सन के इतने टाइम से, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अब वो कोई भी उनमें से है जो इतनी रेडियस में अर्थ के पास में नहीं आ सकते कभी भी उनके जीवन में। तो यहाँ पे देयर लाइफ, अब ये देयर किसके लिए आया है, ये भी देखो, ये देयर इनके लिए आया है, बोथ ऑफ विच, इन दोनों के लिए, ठीक है ना। आए समझ में अभी कहाँ से क्या पेयर बनेगा। तो यहाँ पे देयर ने अपनी हेल्प की है, देयर लाइफ टाइम, उनके अपने जीवन में कभी भी पास में नहीं आ सकते अर्थ के इतना, ठीक है, पहले तो इतना दूर है, इतना नहीं आ सकते कभी भी दोनों अपनी लाइफ में, तो देयर लाइफ टाइम यहाँ पे इसके लिए आता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। आगे है यहाँ पे आपका, राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लेजिस्लेट ए राइट टू हेल्थ, यानी कि राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जिसने यहाँ पे राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार दिया है। जो अपने यहाँ पे अधिकार होते हैं, अगर आपने थोड़ी पॉलिटी पढ़ी है तो, ठीक है ना, जैसे स्वतंत्रता का है, ठीक है ना, इस तरह से तो बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं अपने को, जीने का अधिकार इस तरह से दे रखा, उसी तरह अपने को एक स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, यानी कि इसके बारे में, हेल्थ के बारे में बात करनी है अपने को। आगे देखते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है डेट हैव बीन अलॉटेड लैंड टू कंसेंसरी कॉस्ट विल ऑल्सो कम अंडर द प्योर व्यू ऑफ द बिल। अब यहाँ पे बोला जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी यहाँ पे सस्ती दरों पे यहाँ पे ज़मीन दी गई है कि वे भी यहाँ पे इसके दायरे में आ सके, यानी कि ये जो अपन ने निकाला है राइट टू हेल्थ वाला, ठीक है ना, इसके अंडर आ सके कि भाई कि उनको सस्ती ज़मीन देंगे तो इलाज है जो उनको भी सस्ता देना पड़ेगा यहाँ पे लोगों को, इस तरह की बात हुई है, ठीक है ना। तो पहले तो दोनों अच्छी बात करें, पॉजिटिव बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिर हेल्थ के बारे में बात है, राइट टू हेल्थ मिशन के बारे में बात है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। तो देखते हैं, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट डेट अलाउज इंडिविजुअल्स टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। अब ये तो हेल्थ का है, यहाँ पे कहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि पब्लिक को, अथॉरिटी को और बॉडीज़ को, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी देगी, ये तो लोगों को सस्ता इलाज देगी उनको, ठीक है, इन्फॉर्मेशन थोड़ी देगी, उसके लिए तो अपना दूसरा अधिकार है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि एक फंडामेंटल राइट है
जो अलाउ करेगा हर किसी को कि वो इन्फॉर्मेशन ले सके किसी के द्वारा, पब्लिक अथॉरिटी से या बॉडी से। नहीं भाई नहीं, इन्फॉर्मेशन की नहीं बात की गई है, उसके लिए तो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन पहले से ही बना हुआ है, तो ये गलत है। अब यहाँ पे नेगेटिव बात बोली कि ये प्रोहिबिटेट करता है गवर्नमेंट को सेंसरशिप और रिस्ट्रिक्शन को ऑन द एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़, यानी कि ये आपका गवर्नमेंट को जो परिस्थितियों को छोड़कर, ठीक है ना, कैसी परिस्थितियाँ सॉरी, जैसे एक्सेप्ट इन सर्टेन लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस सच एज इंसाइटमेंट टू वायलेंस और हेट स्पीच, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे बोला है जैसे कोई भी हिंसा यानी कि मारपीट करना, या फिर जो भाषण होते हैं भड़काने वाले, उनको विचारों की जो यहाँ पे आपका होता है राइट टू स्पीच, उसके बारे में, तो उनको यहाँ पे प्रतिबंध करने के लिए, उनको रोक लगाने के लिए यहाँ पे क्या गया है। अबे भाई ये तो आपका बात कर रहा है हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। अब लोग यहाँ पे वायलेंस करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे उकसाने वाले भाषण करते हैं, उसको ये कैसे रोकेगा, ये तो इलाज देगा भाई लोगों को। आगे देखो, द राइट टू हेल्थ बिल पास्ड बाय द राजस्थान असेंबली गिव्स एवरी रेजिडेंट टू द स्टेट द राइट टू फ्री कंसल्टेशन, ड्रग डायग्नोस्टिक एंड इमरजेंसी केयर टू ऑल पब्लिक हॉस्पिटल। अब आया ना काम की बात। तो यहाँ पे बोला कि ये बिल है, पास हुआ है राजस्थान असेंबली, जो क्या करेगा, रेजिडेंट हर एक नागरिक को यहाँ पे स्टेट का, उसको पहले तो फ्री यानी कि राइट टू फ्री यानी कि सब कुछ फ्री होगा, क्या होगा, कंसल्टेशन यानी कि आप जाके उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई बीमारी है सजेशन लेना ले सकते हैं, दवाइयाँ देगा आपका यहाँ पे डायग्नोस, ठीक है ना, आपकी चेकअप करेगा, ठीक है ना, और जो इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी केयर है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें है जो पब्लिक हॉस्पिटल हैं जो आपका फ्री में इलाज करेंगे। तो बिल्कुल सही है, एकदम सी वाला। आगे देखिए, आगे बोला है इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। अब हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे तो बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है ये, जो प्रोवाइड करवाता फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू रेजिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। अरे राजस्थान है भाई, कहाँ वेस्ट बंगाल आ गया यहाँ पे, गलत है। तो सीधा सीधा इजी है क्वेश्चन, यहाँ पे सी की बात की गई, ठीक है ना, एकदम इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। आगे देखिए, आगे है यहाँ पे, तो देखिए आगे बोला आपको यहाँ पे कि फिजी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1970। तो फिजी को यहाँ पे अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी 1970 में, एंड इज़ फेसिंग ए न्यू राउंड ऑफ पावर स्ट्रगल एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब वो फिर से जो एक नया यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रगल को फेस कर रहा है, जो पॉलिटिकल यहाँ पे यानी कि जो राजनीति में इनस्टेबिलिटी है, यानी कि अस्थिरता है वहाँ पे राजनीति में, उसको फिर से वापस फेस कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव टोन है। आगे देखो, द पीपल्स अलायंस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ये पार्टी का नाम है, जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे उनकी पार्टी, ठीक है ना, पहले वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी पार्टी है, और जो करंट ऑपोजिशन लीडर है, ठीक है ना, स्टीवनी रेबुका, केम सेकंड विथ 21 सीट्स, ठीक है ना, जो आपके यहाँ पे एक साथ दूसरे स्थान पर रही है, उनको 21 सीटें मिली यहाँ पे, ये बात की गई। अब यहाँ पे पार्टी की बात की गई है, ठीक है ना, पहले वाले प्रेसिडेंट है और उनके अपोजिशन है उनको यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अपोजिशन में कितनी सीटें मिली है उसको बोल दिया गया है, लेकिन इनको कितनी मिली है, क्या ये जीते नहीं जीते कुछ पता नहीं है, तो इनके बारे में क्या पता बात हो सकती है, तो देखते हैं। द लेटेस्ट क्राइसिस ब्रोक आउट आफ्टर द जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस्ड ए हंग असेंबली विद द रूलिंग फिजी फर्स्ट पार्टी ऑफ पीएम, यहाँ पे आपका बेनियामारा विनिंग 26 सीट्स। यहाँ पे बोला है कि जो अब नया संकट आया है सामने, जो आपके यहाँ पे जो जनरल इलेक्शन हुए हैं उसमें उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना, जो यहाँ पे आपकी विधानसभा बनी, असेंबली बनी है, ठीक है ना, उसमें यहाँ पे समस्याएं हुई हैं, जिसमें जो प्रधानमंत्री आपके बेनिमारामा, ठीक है ना, उनकी जो पार्टी है फिजी फर्स्ट पार्टी, उसने 26 सीटें जीती है, ठीक है ना। तो देखो ये इसी के बारे में बात की जा रही है, ये हो सकता है यहाँ पे इन्होंने 26 सीटें जीती है, और ये जो इसके सामने अपोजिशन थी उन्होंने 21 सीटें जीती है, और साथ ही बोला भाई कि नया क्राइसिस सामने आया है, ठीक है ना, तो यही बात बोली, तो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखो, अब यहाँ पे तो आपका टूरिज्म इंडस्ट्री आ गई, यहाँ पे सिग्निफिकेंट सोर्स रेवेन्यू है कंट्री, ठीक है ना, विजिटर अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे फिजी के, जो प्रिस्टीन बीच है और लग्जरी रिसोर्ट है। नहीं चाहिए भाई, ये तो पॉजिटिव टोन है यहाँ पे, लोग क्यों, लोग आने की बात नहीं, यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बात करनी है अपने को। फिजी ऐसे डाइवर्स कल्चर हेरिटेज है, इन्फ्लुएंस बाय इंडिजीनियस फिजियन पॉपुलेशन है, एज वेल एज, ये तो भी अच्छी बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना,
कि ये पॉपुलेशन ऐसी है कैसी है, नहीं नहीं चाहिए भाई। अपने को पॉलिटिकल के बारे में बात करनी है, वो भी नेगेटिव बात करनी है, ये भी पॉजिटिव बात कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखो, द मोस्ट रिसेंट मेजर पॉलिटिकल इवेंट एट द टाइम ऑफ माई नॉलेज कट ऑफ वॉज द 2018 जनरल इलेक्शन, यहाँ पे विच वर हेल्ड इन नवंबर ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि मेरे ज्ञान में कट ऑफ के समय की बात में यहाँ पे हालिया जो यहाँ पे राजनीतिक घटना 2018 के समय में हुई थी, आम चुनाव थे उस समय, जो उस वक्त नवंबर में होते। ये तो जनरल बात बोल रहा है भाई, ठीक है ना। जनरल बात बोल रहा है कि उस समय हुई थी। अब क्या हुई थी, कैसे हुई थी, कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब सबसे आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। कि ए में आपको बोला है यहाँ पे कि भाई समस्या हुई है क्योंकि जनरल इलेक्शन में यहाँ पे असेंबली में इस तरह से यहाँ पे पार्टी जीती है, क्या हुआ है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है, यहाँ पे जो इंडिया का सोलर पावर रोल आउट है वो फेसिंग कर रहा है डिफिकल्टीज, समस्याएं हो रही हैं ड्यू टू पॉलिसी एंड रेगुलेशन इश्यूज। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसीज़ है और जो रेगुलेशन इशू उनके कारण यहाँ पे जो इंडिया का सोलर पावर है वो समस्याएं हो रही है उनको। लिमिटेशंस इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अब जो डोमेस्टिक यानी कि अपने देश में लोकल तौर पे जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन पे लिमिटेशन लगाई जा रही है। और एक रिसेंट पॉलिसी फोकस कर रही है दूसरे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनके ऊपर फोकस कर रही है, एक तरह से नेगेटिव टोन है। आगे देखिए, आगे बोला हाउएवर। अब देखो यहाँ पे हाउएवर आ गया है, यानी कि यहाँ अब देखो टोन कैसी उसके बाद में पता चलेगा। एफर्ट्स आर अंडर वे टू एड्रेस दीज इशूज़। अब यहाँ पे तो सजेशन दे रहा, अच्छी बातें बोल रहा है कि ये जो एड्रेस करने के लिए इनके इशूज़ को, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं। जो ग्रोथ है सोलर पावर की इंडिया में उसको रिव्यू कर रहे हैं, पॉजिटिव बात है। हाउएवर लगा, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। आए समझ में, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, इट हेल्प अस टू मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि सोलर सिस्टम क्या काम करता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है एनवायरनमेंट पे, ठीक है ना। लिमिटलेस एनर्जी सन से अपने को मिलती है, उसका अपन यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहिए भाई, नेगेटिव चाहिए अपने को, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को बताना है कि क्या समस्याएं हुई है, नेगेटिव बताना है। दीज चैलेंजेस हैव स्लो डाउन द एक्सपेंशन ऑफ सोलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। अब इसमें नेगेटिव बोला है कि ये जो चैलेंजेस है, कौन से चैलेंजेस है, ये जो आपका यहाँ पे लिमिटेशन कर रहे हैं, रेगुलेशन है, पॉलिसी है, ये वाला है, और लिमिटेशन कर रहे हैं यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है ना। और जो नए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो ये सारे चैलेंजेस है, ये स्लो डाउन कर देंगे यहाँ पे जो एक्सपेंशन है सोलर सिस्टम का हमारे इंडिया में। तो ये एकदम सही लग रहा है। आगे देखते हैं, प्रमोटिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एंड फोस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू टैकल द कॉम्प्लेक्स चैलेंजर पोस्ड बाय क्लाइमेट चेंज। ये तो अच्छी बात कर रहा है भाई यहाँ पे कि ये सब काम करेंगे तो क्लाइमेट चेंज को अपन क्या कर सकेंगे, यहाँ पे उसको यहाँ पे टैकल कर सकेंगे। तो पॉजिटिव बात नहीं चाहिए। बाय अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 वी कैन पेव फॉर द ग्रीनर मोर रेजिलिएंट प्लेनेट सिक्योर ए ब्राइटर फ्यूचर। ये तो 2070 की बात कर रहा है, अगर ऐसा कर दिया अपन ने तो ये बातें होगी। तो ये तो यहाँ पे क्या फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, अगर ये कर देंगे तो एक तरह से पॉजिटिव यहाँ पे आपको सजेशन दे रहा है। चाहिए क्या, नहीं चाहिए अपने को, तो आंसर क्या होगा आपका, बी होगा, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, समझाए हैं आपको, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।